आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी बजट 2022-23 से तेलंगाना को बड़ी मायूसी हुई क्योंकि आइंदा माली साल के दौरान रियासत के लिए कोई मखसूस तयख्खुनात या फंड्स के अलॉटमेंट का जिक्र नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में जो वादे किए गए हैं उनकी तकमील का भी मरकजी बजट में कोई जिक्र नहीं है, जिसे मंगल को मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में पेश किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फे से मरकज से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फंड्स की मंजूरी के लिए जो नुमाइंदगियां की जाती रहीं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। रियासती हुकूमत को मरकजी बजट 2022-23 से बड़ी तवक्कुआत थी क्योंकि न सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बल्कि मुख्तलिफ मुतल्लिका मरकजी वज़रा से भी साबिक़ में मुख्तलिफ उमूर पर कई मरतबा नुमाइंदगियां की जा चुकी हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से तकरीबन 35 मसाइल और उमूर पर मरकज से नुमाइंदगियां की गई थी, जिनमें आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के वादों की तकमील भी शामिल है, लेकिन मरकजी बजट में एक भी मसला या वादे को शामिल नहीं किया गया। बयारा में स्टील प्लांट, मुल्क में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और जिले वरंगल के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के मुतालबात को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। कौमी अहमियत के हामिल तालीमी इदारों के तेलंगाना में क़याम के लिए भी मुतवातिर मकतूब रवाना किए गए, जिनमें IIM, NID, IISER, नवोदया केंद्रीय विद्यालय के क़याम के मुतालबात भी शामिल हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, मेगा हैंडलूम क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल पार्क, हैदराबाद फार्मा सिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी कोई फंड्स अलॉट नहीं किए गए। ताहम चंद माहिरीन माशियात का कहना है कि मरकजी बजट में हालांकि कोई मखसूस ऐलानात तो नहीं किए गए, लेकिन चंद वादे जरूर किए गए जिनसे तेलंगाना को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मिसाल के तौर पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने दरियाओं को मरबूत करने के प्रोजेक्ट्स बशमूल गोदावरी कृष्णा को मरबूत करने का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब ओहदेदारों ने निशानदेही की कि मरकजी बजट में GST के बकायाजात और IGST सेटलमेंट के अलावा पसमानदा अजला की तरक्की के लिए ग्रांट्स की मंजूरी वगैरह के ताल्लुक से कोई जिक्र नहीं किया गया। रेलवे स्टेशन में 100 कार्गो ट्रिब्यूनल्स, 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स और 20,000 किलोमीटर कौमी शाहराहों की तरक्की के लिए भी फंड्स का मरकजी बजट में कोई जिक्र नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मुल्क के नौजवानों और दानिशवर तबके से अपील की कि वो मुल्क में एक नया इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए उठ खड़े हो जाएं और मुल्क में पाए जाने वाले वसाइल का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क को तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को अंजाम देने वाली जमातों को मुंतखब करें। चीफ मिनिस्टर आज प्रगति भवन में मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट किसान, आम आदमी और हर तबके का मुखालिफ है और मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में आज जो बजट पेश किया है वो झूठ का पुलिंदा है और उसमें समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। ऐसे धोखा देने वाली जमातों बिलखुसूस बीजेपी को खलीज बंगाल में फेंक देने की जरूरत है। इसके लिए सारे मुल्क के नौजवानों और दानिशवर तबके को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में नया इनकलाब और तब्दीली जरूरी है, इसके लिए वो खुद सबसे सामने रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत जल्द मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए हम ख्याल जमातों को मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब महाराष्ट्र का दौरा करते हुए वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो सियासी जमातों से ज्यादा अवाम पर भरोसा करते हैं क्योंकि जब अवाम मुत्तहिद होते हैं तो एक बड़ा इनकलाब पैदा होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान भी वो सबसे पहले रियासत के अवाम को मुत्तहिद किया था, उसके बाद सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी। फिर एक मरतबा मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे, मुल्क की तरक्की, किसानों और आम आदमी की खुशहाली के लिए वो सारी कौम को जगाने की कोशिश करेंगे। నాకుండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం కనీసం 38-40 కోట్లు ఉంటారు. 38-40 కోట్లు ఉండే ఎస్సీ ఎస్టీల కలిపి వాళ్ళ సంక్షేమానికి భారత ప్రభుత్వం పెట్టిన బడ్జెట్ 12,800 కోట్లు. ఇంతకన్నా సిగ్గుచరం ఇంకోటి ఉంది. ఇక ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైనటువంటి దళితులు గిరిజన సంక్షేమం పట్ల ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది, ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి ఉండదు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మన ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఒక చిన్న రాష్ట్రం. మన రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అంటే మనకి దళిత బంధు వేరే, ఇక చాలా ఉంటాయి వేరే. అవి కాకుండా 33,611 కోట్లు
మొత్తం దేశ దళితులకు పెట్టిన జనాభాకు పెట్టిన డబ్బు ఒక రాష్ట్ర బడ్జెట్ కూడా సమానం కాదు. అది గిరిజనుల పట్ల దళితుల పట్ల బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి. ఇవి ఫిగర్స్ కదా, వాళ్ళు చెప్పిన ఫిగర్స్, నేనేమి ఆరోపణ పెట్టలేను. బడ్జెట్లో వాళ్ళు స్వయంగా ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి గారు ప్రకటించినటువంటి యావత్తు దేశం సాక్షి పార్లమెంట్ ప్రకటించినటువంటి ఫిగర్స్ నేను చెప్పేది. మాకు కూడా ఫిగర్సే. 33,611 కోట్లు అనేది ఇవి ఫిగర్సే, రెండు కూడా ఫిగర్సే. ఇదేం స్టోరీలో వాటి మాయామచ్చితనం గోల్మాల్ గోవిందం కాదు, హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. అన్ని తగ్గించానండి. ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది దేశంలో, రైతుల ఉద్యమం. వాళ్ళని ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పెట్టి సరికి ఎండకు దాదాపు 750 మంది రైతులు చచ్చిపోయారు. ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ క్షమాపణ చెప్పిండు కానీ ఇలా బడ్జెట్లో వాళ్ళ పేరు కూడా ప్రస్తావించాలి. చట్టాలు నాలుక వేసుకొని చెంపలేసుకొని క్షమాపణ చెప్పిండు ప్రధానమంత్రి. దేశం సాక్షిగానే క్షమాపణ చెప్పిండు కదా ఆయన. కానీ ఆ ప్రస్తావన లేదు. వ్యవసాయ రంగం కోసం పెట్టేటువంటి ఉద్దీపనలు లేవు, ఏం లేదు. అంత వాటిది గుండు సున్నా. ఇంకా ప్రమాద గంట కొట్టింది మళ్ళా. గొల్ల ప్రచారం గోల్మాల్ గోవిందం తప్ప ఎవ్వరికీ ఏం లేదు దాంట్లో. పేద ప్రజలకైతే గుండు సున్నా. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे और उन इंतखाबात में टीआरएस पार्टी 95 ता 105 सीटें हासिल करेगी। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात की क़यास आराइयों पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मियाद में हमने 8 माह कबल असम्बली को तहलील करते हुए इंतखाबात करवाए थे, जिसमें हमारी ताकत 63 से बढ़कर 88 तक पहुँच गई थी। इस मरतबा हमें वक्त से पहले इंतखाबात करवाने की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होंगे और हम रियासत भर में कामयाब होंगे। चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन जमातों की जानिब से क़ब्ल वक्त इंतखाबात के बयानात को उनके जहनी दिवालियापन करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो गुज़िश्ता 8 बरसों से रिश्वत से पाक हुक्मरानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज कायम हो रही हैं, जिससे लाखों अफराद को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए TS पास पॉलिसी को मुतारिफ किया गया, जिसके जरिए कोई भी ऑनलाइन तरीक़ेकार पर इंडस्ट्री के क़याम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और 15 दिन के अंदर उस दरख्वास्त को मंजूरी दी जा रही है। इस अमल में बड़ी हद तक रिश्वत को रोका गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत में रियासत में पाए जाने वाले वसाइल का बेहतर अंदाज में इस्तेफादा करते हुए आमदनी में इजाफा किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत सहाफ़ियों को अराजियात के अलॉटमेंट की पाबंद है और यह मसला आइंदा माह तक हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़मीन मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर सहाफ़ियों की जानिब से तवज्जो दहानी और इस खुसूस में पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ अरकान मुक़र्रना को भी अराजियात के अलॉटमेंट का अमल बाकी है। फिलवक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा है। रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आजिलाना यकसुई के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक जारिया माह के अवाखिर तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ जाएगा। इसके बाद मार्च तक अराजियात के अलॉटमेंट के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सहाफ़ियों के अराजियात के अलॉटमेंट के मामले को कानूनी पेचीदगियों से दूर रखने के लिए इस मसले पर कानून साजी पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि उस अमल में मुस्तकबिल में कोई रुकावट हायल ना हो। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट विप जी बालराजू, MS प्रभाकर, साबिक सदर नशीन कानून साज काउंसिल व रुकने काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के बजट 2020-22 को मुखालिफ अवाम मुखालिफ किसान बजट करार देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारामन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 8 सालों में मरकजी हुकूमत एक भी रोजगार पैदा करने में नाकाम रही। रियासती मनसूबाबंदी के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार ने कहा कि मरकजी
हुकूमत के आज पेश करदा बजट में तमाम तबकों के लिए सिर्फ मायूसी थी। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट किसी भी एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत और फलाह बहबूद समेत रोज़गार और मज़दूरों के शोबों पर कोई ऐलानात नहीं किए गए और उन्हें कोई ख़ास रकम मख्तस नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने बजट में ऐलान किया है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल यानी गिफ्ट एक इदारा कायम किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत मुमताज़ कंपनियों को रियासत गुजरात में मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए मजमूई तौर पर मख्तस रकम में इजाफा न करने पर बीजेपी हुकूमत की सख्त मजम्मत की है। मंगल को पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन की तरफ से पेश करदा बजट पर अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि अक़लियती उमूर के लिए मख्तस रकम को 2020-21 की सतह तक कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2020-22 के लिए 5020 करोड़ 50 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले 674 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन अगर इसका तकाबुल किया जाए तो साल 2020-21 में 5029 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जिसे उसके बाद वाले साल यानी 2021-22 में कम करते हुए 4333 करोड़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बजट के ये आदाद और शुमार ये जाहिर करते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा खोखला है। शब्बीर अली ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तकरीबन पिछले साल 2021-22 में 37,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस साल यानी 2022-23 में मरकजी हुकूमत 39,45,000 करोड़ खर्च करना चाहती है, लेकिन अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मख्तस रकम में दीगर स्कीमों के अखराजात के बराबर इजाफा करने के बजाय बीजेपी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 26 करोड़ लोग अक़लियत हैं, यानी मुकम्मल मजमूई आबादी का 19.4% 19.4%, उनके लिए सिर्फ 5029 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। यानी अक़लियती बरादरी के हर फर्द के लिए ये रकम अगर तकसीम की जाए तो सिर्फ 193 रुपए फी फर्द आती है। सदर भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मुल्क के बजट को हुब्बुल वतनी का बेहतरीन बजट करार देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद टैक्स फ्री बजट पेश करते हुए बीजेपी हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वही एक सियासी जमात है जिसको अवाम के मफादात और फलाह बहबूद सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आज आहते पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि MSME सेक्टर के लिए 6 लाख करोड़ रुपए के मराद बजट में रखते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने रोज़गार की फराहमी के दरवाजे मुल्क के नौजवानों के लिए खोल दिए हैं और हर रियासत की ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा गया है। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश करदा बजट पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बजट का मकसद मुल्क की कॉरपोरेट कंपनियों की खुशामद करना बन चुका है। उन्होंने तमस्कुर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मेज़ थपथपाई, हालांकि इस बजट में सताइश के काबिल कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत के शोबेजात के लिए कोई रकम अलॉट नहीं की गई जो कोविड वायरस से शदीद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने मुलाजिमीन को धोखा दिया जिन्होंने ये समझा था कि उनको इनकम टैक्स स्लैब्स में मजीद राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि एक शख्स जिसकी आमदनी माहाना 20,000 रुपये है उसको भी अपने इनकम टैक्स पर 5% रकम अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क का ख्याल रखने के बजाय अपनी आबाई रियासत गुजरात के लिए ज़ायद फंड्स अलॉट किए हैं। సంవత్సర ఆర్థిక పునాదికి అద్దం పడుతుందని చెప్పి పేర్కోవడం సిగ్గుసేటు. అలాగే ఈ రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ చరిత్ర ఎక్కడి నుంచి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం అనేది ఇది పూర్తిగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు లేదా ఇప్పటికే వాళ్ళు మరింత దోపిడీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తెలంగాణలో విపరీతమైనటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలి.
సంవత్సరం పాటు రైతులంతా కూడా ధర్నా చేసి నూతన సాగు చట్టాలను వాపసు తీసుకోమని మద్దతు ధర ఇవ్వాలని కల్పించాలని చెప్తే ఇప్పటికీ ఈ బడ్జెట్ కనీసం మద్దతు ధర కల్పిస్తామనేటువంటి ఒక హామీ కూడా లేకపోవడం దుర్మార్గం. ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ ముజును ప్రయాణం సాగిస్తామని చెప్పడానికి ఎల్ఐసిని త్వరలోనే ఎల్ఐసి ఐపీఓగా ప్రకటిస్తామని చెప్పి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చెప్పడం అంటే ఇది పూర్తిగా తిరుగుని విధాలకు అర్థం పడతా ఉన్నది. ఈ బడ్జెట్ మధ్యతరగతి పేద వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి దానిలో పెట్రోలు డీజిల్ సిలిండర్ ధరలు అడ్డగోలుగా పెరిగిపోయి నిత్యావసరాలు పెరిగిపోయి ప్రజలపైన భారం ఉన్నా కనీసం వాటిని తగ్గించేటువంటి కనీసమైనటువంటి ఒక్క వర్డ్ కూడా ఒక పదం కూడా లేకపోవడం దుర్మార్గం. మరోవైపున తెలంగాణలో సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకదానికైనా జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదు. రైల్వే కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, బయ్యారు ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, విభజన హామీలు ఉన్నప్పటికీ వాటికి అమలుకు కనీసం బడ్జెట్లో ప్రతిపాదన చేయకపోవడం అనేది అన్యాయం. ఇంకా నదుల అనుసంధానం పేరుతో కృష్ణా గోదావరి ఇంకా తదితర నదులను అనుసంధానం చేసి రాష్ట్రాలు. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत के दूर दराज इलाकों में भी हर किसी को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए काम कर रही है। मंगल के रोज उन्होंने सरकारी विप चिन्नौर के कानून साज रुकने कानून साज काउंसिल बालका सुमन, जिला कलेक्टर भारती, मंचरियाल के रुकने असेंबली एन दिवाकर और महकमे सड़क इमारत के एहलकार गणपति रेड्डी ने जिले के मरकज में कायम किए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेज के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना कई शोबों में मुल्क में पहले नंबर पर है और हुकूमत ने गरीबों को कॉरपोरेट सतह की तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तिब्बी शोबे में डॉक्टरों की तादाद में इजाफा करने के इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हर एक मेडिकल कॉलेज को रियासती हुकूमत 200 करोड़ रुपए मख्तस कर रही है और रियासत के मंचरियाल, रामगुंडम, महबूबाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुडम, जगतियाल, वनपर्ती, महबूबनगर और संगारेड्डी इलाकों में मेडिकल कॉलेजों के लिए और अस्पतालों के लिए 300 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर 4000 करोड़ रुपए इस तालीमी साल के दौरान मेडिकल कॉलेज पर खर्च किए जाएंगे। आज से दोबारा स्कूल खोल दिए गए हैं जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया है। कई स्कूल्स में टीचर्स ने तुलबा का इस्तकबाल किया। स्कूल्स में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तुलबा की तवील कतारें स्कूल्स में देखी गई जिनमें तालीम के तई जोशो खरोश देखा गया। कई तुलबा अपने साथियों के साथ घुल मिल गए। ऐसे तुलबा जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे उनके लिए स्कूल्स की जानिब से वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम भी किया गया। बाज़ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। महकमे तालीम के अहदेदारों ने कहा कि पहले से ज़्यादा एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया कि तमाम कोर्सेज में आज से ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगी। एक प्रेस रिलीज में ये वजाहत की गई है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 1 फरवरी से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम कॉलेजों में और तमाम कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। इससे कबल पीर को यूनिवर्सिटी हुकाम ने कहा था कि कोर्सेज ऑनलाइन मोड में कोविड की वजह से मुनक्किद की जाएंगी, लेकिन बाद में इसमें वजाहत की गई और आज से ऑफलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्री CBCS और ओल्ड बैच के इम्तिहान जो कबल 17 जनवरी से 8 फरवरी मुनक्किद किए जाने वाले थे उन पर नजरसानी की गई। अब ये इम्तिहान 7 से 28 फरवरी 2022 मुनक्किद किए जाएंगे। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया कि डिग्री जो कि 3 साल डिग्री कोर्स ओल्ड बैचेस हैं उनके इम्तिहान 7 से 12 फरवरी मुनक्किद होंगे। डिग्री CBCS 4 सेमेस्टर के इम्तिहान 14 से 20 फरवरी मुनक्किद करने का फैसला किया गया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर के इम्तिहान 22 से 28 फरवरी मुनक्किद होंगे। इम्तिहान के लिए नाम दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहान की तारीख से 2 दिन कबल यूनिवर्सिटी की पोर्टल www.braoonline.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने काबिल एतराज़ मवाद को हदफ करने के उसके हुक्म की अदम तकमील पर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शदीद तनकीद की और ये पूछा कि इस मसले पर उसको बंद क्यों ना किया जाए। ये कहते हुए कि ट्विटर की बेलमी
तहरीर अदालत के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस सत्यनारायण अमूर्ति पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पूछा कि उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने ट्विटर को हिदायत दी कि वो आइंदा की समाअत तक हलफनामा दाखिल करे। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस मामले का सख्त नोट लेते हुए हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि तकनीकी मामले के पसे पर्दा वो इस मामले को छुपा नहीं सकता। हाईकोर्ट ने इंतबाह देते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत के मौके पर हमने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि काबिल एतराज़ मवाद को फौरी असर के साथ हदफ किया जाए। इसमें नाकामी तहरीर अदालत होगी। अगर आप अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं तो आपको कानून का एहतराम करना होगा, बसूरत दीगर अपनी दुकान बंद कर दीजिए। हुक्मरान जमात बायसर कांग्रेस के अरकान और हामियों की जानिब से अदलिया के खिलाफ मुबैना तौर पर बेशतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने के मामले का अपने तौर पर कोर्ट ने नोट लिया था। सीबीआई इस मामले की तहकीकात अदालत की माप पर कर रही है और ताहाल कई अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 94,020 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,850 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान दो और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 4,391 अफराद ने सेहतियाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 35,625 अफराद का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में पीर की रात एक रियल्टर को अगवा कर लिया गया। रियल्टर गौस पाशा किंग कोटी के एडन गार्डन में एक शादी में गए हुए थे। जब घर वापस वो आ रहे थे तो कुछ नामालूम हमलावरों ने उनका अगवा कर लिया। ये वाकया रात तकरीबन 12:10 के करीब पेश आया। मालूम है कि नामपली के रहने वाले शेख गौस पाशा ने अपनी बेटी को फ़ोन पर राब्ता पैदा किया और कहा कि वह हैदराबाद में है और 1 घंटे में घर वापस आ जाएंगे, जिसके बाद 2 हमलावरों ने उन्हें एक कार में ज़बरदस्ती बिठा दिया और फरार हो गए। मकतूल के दामाद ने पुलिस को इतला दी, जो मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ये भी पता चला कि मुतासरा को मोइनाबाद के मलहका इलाकों में कहीं रखा गया है। हाँ, इस खबर का अपडेट हम आपको बता दें कि पुलिस ने अगवा कुनिंदगान को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और जो गौस पाशा रियल्टर हैं उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है। मैं शादी को अटेंड करने को किंग कोटी का पास ईडन गार्डन्स में आ गया। उसके दोस्त के साथ अफसर बोल के दोनों आया। वो गौस पाशा को और दूसरा आदमी यूसुफुद्दीन को, दोनों को बीच में रियल एस्टेट का वेंचर करे एक, दोनों मिलके शादनगर के नज़दीक में। उसमें थोड़ा पैसा देने का है गौस पाशा। उसमें सिलसिला में 1 साल से उन्हें उसको नहीं मिल रहा और उसको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा बोल के 1 साल से उन्हें किधर का नहीं मालूम बोल के घर भी खाली करके दूसरा जगह पे आया। उन्हें उसको ढूंढने का सिलसिला में आज कल रात में एक दोस्त, उसका कॉमन फ्रेंड, एक बार उसको शादी में देख के उसको कॉल करे, इधर आया बोल के, गौस पाशा बोल के कॉल करे तो उन्हें उसका और 3 और दोस्त से मिलके इधर आके वो पैसों के सिलसिला में बात करेंगे बोल के उसके फंक्शन हॉल से बाहर आने के बाद उसको लेके जाके गाड़ी में बिठा के पैसों के बारे में बात करने को उसका और दूसरा, उसमें गाड़ी में दूसरा दोस्त है उसके पास गौस पाशा, उसका पास भी, उसके नाम भी उसका मोइनाबाद के पास उसका फार्म हाउस में शेड है, वहाँ लेके जाके बात करेंगे बोल के वहाँ लेके जाके उसको बिठा के वो पैसों के बारे में बात कर रहे। जब वो टाइम पे अपने को इन्फॉर्मेशन मिला, टेक्नोलॉजी से जाके उसको रेस्क्यू करके किडनैप करे 100 आदमी के और उसको करे 100 आदमी यूसुफुद्दीन को और विक्टिम को बच के उसको घंटों का टाइम पे लेके आया। उसको मदद करे और यूसुफुद्दीन और 4 आदमी को भी गिरफ्तार कर दिया। वो लोग कस्टडी में हैं। उसको किडनैप करना और उसको वहीं पे बिठा के उसको गिरफ्तार करना, अब्डक्शन और उसको। अपनी नौयत के अजीबो गरीब वाक़े में एक नौजवान ने अपने दोस्त की मौत से दिलबर्दाश्ता होकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 32 साल रवि और
इसी उम्र के श्रीनिवास गहरे दोस्त थे। उन्होंने तालीम भी एक साथ हासिल की और दूध की फरोख्त भी दोनों मिलकर ही किया करते थे। ताहम 15 दिन कबल कोरोना वायरस के बाद श्रीनिवास की मौत के बाद से ही रवि गमजदा रहा करता था और रवि ही अपने दोस्त की आखिरी रसूमात में पेश था। हालिया दिनों के दौरान उसने अपने दोस्त की मौत के गम में 2 मरतबा खुदकशी की कोशिश भी की। रवि ने मेंढवरा मंडल पोचमपाड़ में वाक़ अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस को एक खुदकशी नोट भी दस्तयाब हुआ जो समझा जाता है कि रवि ने तहरीर किया होगा। उसमें लिखा गया कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड के चले जाने का गम नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है और मैं उसी के पास जा रहा हूँ। मेरी समाधि भी मेरे दोस्त की समाधि के बाजू ही बनाई जाए। रवि ने इस खुदकशी नोट में अपनी अहलिया और बेटी से माजरत ख्वाही भी की। रवि ने MBA व B.Ed तक तालीम हासिल की थी, जबकि श्रीनिवास ने डिग्री तक तालीम मुकम्मल की थी। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के पिद्दन्ना गांव में एक खानदान के 3 अफराद ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। महलूकीन की शिनाख्त 52 साला पद्मनाभा, इसकी बीवी 45 साला नागा ललिता और उनके बेटे 25 साला नागेंद्र के तौर पर की गई। कपड़ों की तैयारी के जरिए उनका माश था। ये अफराद मखरूज हो गए थे। मालियाती मसाइल का सामना न कर पाने की वजह से उन अफराद ने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने ये बात बताई। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इतला पर SOT और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। मकान के हॉल में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर का सामान था। ताहम अंदर जाने पर 2 खवातीन और 4 गाहक थे। उन्होंने कहा कि मुतासरीन ने पुलिस से कहा कि ऑर्गेनाइजर जबरदस्ती तौर पर उनसे जिस्म फरोशी का काम करवा रहे थे। गिरफ्तार शुदगान में ऑर्गेनाइजर जोड़ा भी है जिसने मकान के खाली होने का बोर्ड देखकर ब्यूटी पार्लर कायम करने के बहाने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया था। నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేను మా సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్లో ఈస్టర్ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ రూమ్ లో ఇట్లా మసాజ్ సెంటర్ నడిపిస్తున్నారు. మసాజ్ సెంటర్ పేరుతో ఇంకా ఇల్లీగల్ గా వర్క్ నడుస్తుంది ఏదో అని చెప్పేసి మాకు సమాచారం అందడంతో నేను మా సిబ్బందితో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి బయట హాల్లో ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకుని ఉన్నారు. హాల్లో మాత్రం మసాజ్ సెంటర్ బ్యూటీ పార్లర్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఇంకా కనిపించింది. లోపలికి వెళ్ళి చూడగా ఒక 3 లేడీస్ 4 జెంట్స్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏంటి అని విచారించగా వాళ్ళకి అక్కడ ఈ సెక్స్ యాక్ట్ సంబంధించిన మెటీరియల్ తో పాటు కాండోమ్స్ ఇంకా దానికి సంబంధించిన డిస్పోజల్ బెడ్షీట్స్ ఇన్నర్ వేర్ అన్ని కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు అని అడిగేసరికి అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న 2 విక్టిమ్ లేడీస్ ని అడిగితే వాళ్ళు ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. మేము ఇట్లా పడుకుని आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में ज्यूरिडिक्शन में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। करीब 32 इंस्पेक्टर्स का तबादला किया गया। बहुत से जो वैकेंसीज थे खासकर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में वहां पे तैनाती की गई। आपको बता दें कि CB आनंद के पुलिस कमिश्नर बनने के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार पुलिस कमिश्नर्स का इंस्पेक्टर्स का माफ कीजिएगा तबादले अमल में लाए गए हैं। अब एक खबर पावर शटडाउन से मुतालिक है। इन इलाकों में काला बंगला, पुलिस में अहमद नगर और क्रिश्चियन फीडर्स में मरम्मत के कामों और दरख्तों की टहनियों की कटवाई के सिलसिले में 4 शुम्बा यानी 2 फरवरी को 10:30 बजे ता 1:30 बजे दिन काला बंगला, हकीमपेट, पटेल गली, सना होटल, NSF कॉलोनी, अहमद नगर, मासाब टेंग, गार्डन टावर्स, पुलिस मेस, खाजा मेंशन, दफ्तर खादी बोर्ड, खाजा नगर, फसलांसर, डायमंड होटल, फजल रेसिडेंसी और बंजारा फंक्शन हॉल इलाके में बरखी की सरबराही नहीं होगी। 2:30 बजे दिन ता 5 बजे शाम जिन इलाकों में बरखी शटडाउन रहेगा उनमें सैयद नगर 1, 2, भोला नगर, रामनगर, बड़ा बाजार, पोचमा बस्ती, हुमायूं नगर और आसपास के इलाके शामिल होंगे। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम के माहिरीन ने रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 ता 4 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। शहर में सुबह के औकात में दर्जे हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के श्रीलिंगमपल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।